हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज काफ़ी टाइम बाद, एक्चुअली पूरा लगभग 1 साल होने वाला है। एक बहुत लंबे पीरियड के बाद आज कोई क्लास चल रही है एंड देन आई एम सॉरी फॉर डैट, बट हो जाता है कभी कभी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो कि हमारा है नए साम्राज्य और राज्य वाला। ठीक है, तो अगर एक बार हम पहले पूरा मतलब इससे पीछे जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसका प्रॉपर एक रिवीजन ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारे पीरियड को, तो हम अपने पीरियड को देखें नॉर्मली, तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल में हम ज़ीरो माने तो मतलब इसके बाद वाला जो एरा है आपका वो कॉमन एरा आता है, या फिर आप उसको एडी भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हम उसको ईस्वी, राइट। इधर का जो है आपका लेफ्ट साइड का जो पड़ता है वो आपका बीसी है या फिर बीई है, या फिर आपका जो हिंदी में आता है वो ईशा पूर्व के नाम से आता है, राइट। अब हमने इसमें सबसे पहले जो पढ़ा था हमारा पाषाण काल पढ़ा था। ठीक है, हमने ये पाषाण काल पढ़ा है और लगभग इसको हमने पढ़ा है कि लगभग 2 मिलियन साल पहले का पीरियड हम इसका मानते हैं। ठीक है, 2000 मिलियन मान लीजिए आप। उसके बाद इसके बाद जो एक नेक्स्ट पीरियड आता है जो कि हमारा चैप्टर था, उसके बाद हमने पढ़ा हड़प्पा का। हड़प्पा काल हम कहाँ से मानते हैं? 2700 ईसा पूर्व से हम इसको मानते हैं, राइट। इसके बाद वैदिक एज आ जाता है और वैदिक एज जो है आपका ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें वैदिक एज में आपको एक चीज याद रखनी है, इसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। वैदिक एज आपका 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद आपका कौन सा आ रहा है? उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद के बाद का काल है। ठीक है, ये वाला जो काल आता है ना, ये ऋग्वेद वाला काल है और उसके बाद के जो तीनों वेद हैं वो इस काल में है जो हम उत्तर वैदिक काल के नाम से पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का पीरियड हम 1000 ईसा पूर्व से मान रहे हैं, राइट। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद हमारे कौन आए? महाजनपदास। ठीक है, मतलब महाजनपद, इंग्लिश में महाजनपदास बोलते हैं उनको। तो महाजनपद इनका जो उद्भव हो रहा है किस टाइम हो रहा है? 600 ईसा पूर्व में। अब इसी टाइम पे मैंने 2 चीजें बताई थी, हमने पढ़ी हुई थी कि इस टाइम पे बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म इसका उद्भव भी हो रहा है और काफी बड़े लेवल पे ये जो दोनों धर्म है वो उभर के आ रहे हैं और बौद्ध धर्म आपकी भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंचा है। ठीक है, महाजनपद काल के बाद जो आपका एक काल आता है वो आता है मौर्य काल। तो महाजनपद के बाद महाजनपद काल के बाद कौन सा आ रहा है आपका? मौर्य काल आ रहा है, राइट। मौर्य काल आपका कहाँ से मानेंगे हम? 325 ईसा पूर्व या बीसी या बीई, जो भी आप कहना चाहें। इसके बाद आता है आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को जो माना जा रहा है वो माना जाता है आपका 185 ईसा पूर्व से कहाँ तक माना जाएगा आपका? ये माना जाता है आपका 300 ईस्वी, राइट। ये ध्यान रखना, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है, मतलब एक काफी लंबा पीरियड है। और इस टाइम पे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, राजनीतिक विघटन बहुत ज्यादा है। एक प्रॉपर कह सकते हैं कि प्रॉपर कोई एक बड़ा साम्राज्य निकल के नहीं आ रहा है, काफी छोटे साम्राज्य हमें इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। एक तरीके से अंधकार युग भी बोला जाता है इसको। इसके बाद अब हमारा आता है गुप्त काल, जो कि हमारा आज का चैप्टर है जिससे रिलेटेड। तो ये वाला हमारा माना जाएगा 300 एडी या फिर 300 एडी या ईस्वी, राइट। ये इसके बीच में 300 एडी से कितने तक माना जाता है? ये हमारा काल माना जाता है 300 एडी या फिर ईस्वी। ठीक है, और जो हम अभी आज के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आज के चैप्टर में हम इसको लगभग 700 एडी तक पढ़ने वाले हैं या ईस्वी तक पढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली गुप्त काल को हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो गुप्त काल में हम समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक्स में दिया गया है। उसी के साथ साथ उसकी प्रयाग प्रशस्ति वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में क्या हो रहा है? गुप्त काल में हम किसको पढ़ेंगे? तो समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में हाईलाइटली दिया गया है। उसके बाद इसके अलावा इसमें जो हमारे राजा देखने को मिलते हैं, हमें मिलते हैं
चंद्रगुप्त, ठीक है, प्रथम भी हैं एंड देन द्वितीय भी हैं, राइट। इससे पहले इनके संस्थापक, गुप्त काल के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, वरना उनसे पहले जो 2 शासक हुए हैं वो आपके हुए हैं घटोत्कच और श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहले हैं देन घटोत्कच है, ठीक है। हाँ, आपका जो ये चैप्टर है इसमें ज़्यादातर समनगुप्त को फोकस किया गया है, ठीक है। ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, समनगुप्त बीच में आएगा, पहले चंद्रगुप्त है इसमें आपका, फिर उसके बाद समनगुप्त है एंड देन चंद्रगुप्त द्वितीय है। इनके बाद एक और, इनके बाद 2 शासक और हैं आपके, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। निकल के आएगा हर्ष निकल के आएगा, और इसके बारे में काफ़ी मतलब जो चाइनीज आए हैं उन्होंने विवरण प्रस्तुत किए हैं हर्ष के बारे में, और प्लस हमें इसकी हर्षचरित भी मिलती है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिलती हैं। हर्ष के काल में अगर हम देखते हैं तो जो विदेशी लोग आए हैं उसमें वैंगसांग प्लस फायान, ठीक है, ये लोग भी आए थे और इन्होंने अपने विदेशी वृत्तांत लिखे हैं, तो उनमें हर्ष के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जिस टाइम पे ये हर्ष का काल चल रहा है, इसी के अपोजिट में हम देखते हैं दक्षिण में 2 साम्राज्य और देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पल्लव आ जाते हैं और प्लस चालुक्य आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके समकालीन हैं और इन दोनों में आपस में युद्ध भी होगा, ये मैं अभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ हर्ष के काल में अगर हम और चीज़ें देखते हैं तो हर्ष के काल में अगर हम और चीज़ें देखें तो आपको टेम्पल देखने को मिलेंगे, मतलब मंदिर देखने को मिलेंगे, आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, राइट। उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये आपका वैष्णव भक्ति आंदोलन भी हमें हर्ष काल में देखने को मिलता है, राइट। तो ये इतनी चीज़ें हैं, ये इतना आपका पहले का है, और बाकी ये गुप्त वाला आपका अभी इस चैप्टर का है। तो देन अब चैप्टर पे आते हैं। तो अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के एक कहानी दी गई है, राइट। तो उस कहानी में मतलब एक बच्चे को राजा बनाने के लिए कहा गया। तो अगर आपको ही आपके स्कूल में कोई राजा बनाया जाए तो आप एक ऐसी इमेज क्रिएट करेंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ अभी मुझे तलवार मिलेगी, लेकिन उस बच्चे को राजा बनाया जाता है और उसके हाथ में वीणा पकड़ाई जाती है। तो वो भी सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा कौन सा राजा था जिसने मतलब तलवार नहीं वीणा को पकड़ा, या संगीत से इतना प्रेम था। तो ये आपका आता है समनगुप्त के बारे में। तो समनगुप्त जो है आपके वो संगीत से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्हें वीणा वाला राजा भी कहा गया है। उनके सिक्कों पे उन्हें इस तरीके से, जिस तरीके से बिठाया गया है उसके साथ उनके हाथ में वीणा पकड़ाई गई है, राइट। तो समनगुप्त के बारे में अगर हमें पता चलता है तो हमें पता चलता है प्रशस्ति से। तो अभी सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई प्रशस्ति क्या है, राइट। तो प्रशस्ति एक तरीके से सबसे पहली बात कि प्रशस्ति आएगी किस कैटेगरी में, तो प्रशस्ति आती है आपकी अभिलेखों में, क्योंकि आपको किसी भी काल के बारे में अगर आपको पता चलता है या पता चलेगा तो किस चीज़ से पता चलेगा, स्रोतों से। और स्रोतों में अभिलेख एक पार्ट आता है जो कि आपके लिखित में आती हैं चीज़ें, और जो ये चीज़ें लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं काफ़ी मतलब जैसे दीवारों पे या एक पत्थर पे, इस तरीके से गुदी हुई चीज़ें हैं, राइट। तो इसमें जो लिखित वाला आता है ये आपका प्रशस्तियाँ आती हैं, और ये प्रशस्ति के बारे में कौन वर्णन कर रहा है या फिर कौन बता रहा है कि उस प्रशस्ति में कैसे लिखा गया है। तो प्रशस्ति क्या है, आपका एक अभिलेख है जो कि हमें पत्थर या फिर लोहे पे खुदी हुई मिलती है, राइट। तो प्रशस्ति पे लिखा क्या गया है, तो उसमें बताया गया है कि वहाँ पे एक कवि है जो कि समनगुप्त के दरबारी थे। इनका नाम क्या है, हरिशेन। तो इन्होंने अपनी कविता को वहाँ पे प्रशस्ति पे लिखा है और उसमें वर्णन किया है समनगुप्त के बारे में। प्रशस्तियाँ हमेशा मतलब किसी भी राजा के बारे में या किसी के भी बारे में हमेशा तारीफ में लिखी गई हैं, ठीक है, उन्हीं को प्रशस्ति कहा जाता है। तो इस प्रशस्ति में समनगुप्त के बारे में क्या कहा गया है, इस पे हम देखते हैं। ये जो आपकी प्रशस्ति है ना जिसपे समनगुप्त के बारे में लिखा गया है, ये बनवाई अशोक ने थी, लेकिन इस पे जो लिखा गया है इस पे समनगुप्त ने बाद में अपना नाम लिख दिया था और उसी के बारे में डिटेल मिलती है, राइट। हम प्रशस्तियों में आप देखते हैं कि मतलब उसमें कवि ने समनगुप्त के बारे में क्या लिखा है।
तो वो सबसे पहले ये हमको बताता है कि मतलब समुद्रगुप्त राजा कैसा था, मतलब एक तरीके से कैसा राजा है। क्योंकि सोचो, आप ही सोचो कि किसी राजा के हाथ में वीणा है और ये हमें प्रूफ मिल रहा है, तो हमारी इमेज उसके बारे में कैसी बनेगी कि शायद ऐसे ही होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, युद्ध नहीं लड़ता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में ये बताता है कि समुद्रगुप्त एक योद्धा था, राइट। योद्धा था मतलब कोई भी युद्ध वो नहीं हारता था, कोई युद्ध वो नहीं हार रहा है। इसके साथ ही साथ वो बताता है कि ये एक बहुत अच्छा विद्वान था, उसके साथ ही साथ ये एक उत्कृष्ट यानी कि काफी अच्छा कवि था, राइट। ये चार चीजें हमें प्रशस्ति में इसके बारे में मिलती हैं कि ये राजा कैसा था, सारी नहीं, सिर्फ ये राजा कैसा था, ये चार चीजें इसके बारे में बताती हैं। तो ये चार चीजें अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि राजा काफी अच्छा था, युद्ध लड़ता था, अपने क्षेत्र का विस्तार करता था, एंड देन वो एक उत्कृष्ट कवि और विद्वान दोनों था, मतलब पढ़ा लिखा भी था, राइट। इसके अलावा हमें वंशावली का पता चलता है। तो वंशावली का पता हमें किस में चल रहा है, प्रशस्ति में। तो वंशावली में क्या लिखा हुआ है, तो अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके परदादा और दादा, पिता, माता। तो परदादा का नाम नहीं दिया गया है, दादा के नाम में आप श्रीगुप्त एंड आपका घटोत्कच इनको मान सकते हैं, ये आते हैं, राइट। इनसे पहले यही थे। पिता इनके चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, ये थे। और ये जो चंद्रगुप्त है ना, इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, राइट। अब एक और बात कि बहुत बार बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई चंद्रगुप्त कौन से वाले आ गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, ये चंद्रगुप्त अलग हैं। ये बहुत सिली मिस्टेक है और लोगों को पूछने में बहुत शर्म आती है। तो मैं पहले बता रही हूँ कि ये चंद्रगुप्त प्रथम है, वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, उसके अलावा ये अलग है, राइट। अब बात आती है माता। तो माता इनकी लिच्छवी गण से थी, और उनका नाम क्या है, कुमार देवी। तो ये है इनकी वंशावली। और इसके बाद और आते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे समुद्रगुप्त मान ली, समुद्रगुप्त आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने विक्रमादित्य, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपके आते हैं कुमारगुप्त, और उसके बाद आते हैं आपके स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक चीज कही जाती है कि इन्होंने बहुत से कॉइन निकाले थे। मतलब इन्होंने जब राज्यों को विजय किया है तो इन्होंने उस खुशी में कॉइन्स निकाले हैं। उसके साथ ही साथ इनके आप हम जानते हैं जैसे कि इनके में दरबार में हमें 9 रत्नों का होने का उल्लेख मिलता है, जिसमें से आपके आर्यभट्ट भी आते हैं और कालिदास भी आते हैं, राइट। तो ये उल्लेख हमें इनकी वंशावली का मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में हमको क्या मिल रहा है, पहले तो ये राजा कैसा था, ये तीनों चारों चीजें मिलती हैं। उसके बाद इसकी वंशावली मिलती है जिसमें आपके परदादा का कोई नाम नहीं दिया गया है, दादा का नाम आपका श्रीगुप्त और घटोत्कच है। पिता आपके चंद्रगुप्त प्रथम है, जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की है। इसके अलावा माता इनकी लिच्छवी गण की थी, कुमार देवी है, राइट, कुमार देवी है। और ये महाराजा अधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण करी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद आपके आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, प्लस इनके दरबार में 9 रत्न जिनमें से आर्यभट्ट और कालिदास जैसे लोग मिलते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका कुमारगुप्त आता है, कुमारगुप्त के बाद आपके स्कंदगुप्त आते हैं और स्कंदगुप्त के बाद गुप्त काल का पतन हो जाता है और हमें देखने को मिलते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये इतना है। अब इसमें हम आते हैं राजनीतिक पक्ष पे, मतलब कि राजनीतिक क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल कैसे स्ट्रक्चर रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो राजनीतिक में जैसे कि हम जानते हैं कि हर राजा की अपनी एक पॉलिसीज होती हैं, राइट, कि मतलब उसे युद्ध करने के बाद उस राज्य के साथ क्या करना है। जैसे कि हम अशोक के बारे में देखते हैं, तो अशोक के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि वो राज्यों को सीधा कह सकते हैं कि आप अपने अधिकार में लेता था। लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो इसकी राजनीतिक पॉलिसीज में क्या हो रहा है कि इसने युद्ध किया और कोई राज्य हार गया तो वो राज्य अपना समर्पण करेगा। तो ये उस राज्य पे अपना अधिकार नहीं जमा रहा है, मतलब उस पर कब्जा नहीं कर रहा है, उस पर बैठ के शासन नहीं करेगा, बल्कि उसको ही, राजा को ही शासन करने की अनुमति दे देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा राज्य कभी बगावत नहीं करेगा, बगावत करने की वो नहीं सोचेगा, इसलिए समुद्रगुप्त उसको शासन करने देता है। दूसरी पॉलिसी जो इसकी हो रही है ये है एक तरीके से पड़ोसी देशों के लिए, जिसमें जो लोग हैं वो ये गण या संघ या राज्य या देश, ये लोग इसके लिए उपहार लाते हैं, राइट, और इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मतलब वो भी इससे बगावत नहीं करेंगे। अब आता है तीसरी कैटेगरी, जो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। वहाँ पे ये विवाह द्वारा संबंध स्थापित करेगा, तो वहाँ भी बगावत नहीं होगी। चौथी आपकी पॉलिसी आती है जिसमें ये साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला रहा है, यानी कि राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला रहा है। और इसमें आपके आते हैं 9 आर्यवर्त वाले शासक। ठीक है, तो ये 4 पॉलिसीज हैं इसकी, जिसके थ्रू ये अपने साम्राज्य को विस्तृत कर रहा है या फिर साम्राज्य को बढ़ा रहा है। अब बात आती है कि इन पॉलिसीज के थ्रू इसने कौन कौन से राज्य किस किस क्षेत्र के शासकों पे नियंत्रण किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके साम्राज्य में मिलाने वालों की, तो इसमें आपका आता है 9 आर्यवर्त के शासक। ये आपकी बुक में मैप दिया गया है, उसमें प्रॉपर्ली हाईलाइट किए गए हैं वो क्षेत्र जिसमें कि इसने इस पॉलिसीज का यूज किया है। तो इसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो अगर हम साम्राज्य में मिलाने वाले की बात करें, तो साम्राज्य मिलाने में इसने 9 आर्यवर्त शासकों को मिलाया है, राइट। तो इसमें आपके आते हैं कन्नौज, राइट, कन्नौज के साथ ही साथ प्रयाग जो काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा है आपका, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड देन नालंदा। और आपका आता है मथुरा। तो ये क्षेत्र है जो इसने अपने साम्राज्य में मिलाए हैं। और हमें सबसे ज्यादा जो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है वो प्रयाग से ही मिलती है। ठीक है, तो दूसरी पॉलिसी क्या है इसकी कि इसमें शासक जो है वो इसको समर्पण कर रहे हैं और ये इनको अनुमति दे रहा है अब उनको शासन करने की, राइट। तो इसमें जो आपके आते हैं, इसमें दक्षिणी पथ के शासक आते हैं। दक्षिण पथ के आपके 12 शासक आते हैं। नाम जानना भी आपका किसी के लिए, किसी भी का अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी हम 6 स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, तो 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से भी पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको ये स्टैंडर्ड पता चला जाएगा और डिटेल में वीडियोस और डिटेल में लेक्चर होता जाएगा। तो ये दक्षिण पथ वाले शासक आपके कौन से आते हैं, ये वाले, ये वाला जो आपका एरिया पड़ेगा ना,
यहाँ पे जो शासक थे वो आपके इन्होंने समर्पण कर दिया था और समुद्रगुप्त ने इनको शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, ये हो गए आपके दक्षिण पथ वाले। अब बात आती है कि जो इसके लिए उपहार लाते थे उसमें कौन कौन आता है। तो अगर हम बात करते हैं जो इसके लिए उपहार लाते थे, राइट, तो उपहार क्षेत्रों में कौन आ रहा है इसके। तो उपहार क्षेत्र में अगर हम देखें ना तो इसमें आते हैं आपके पड़ोसी जो देश थे वो। तो इसमें आपका आता है असम, उसके साथ ही तटीय बंगाल, एंड देन आपका नेपाल और आपके उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्र या फिर आप कह सकते हैं कि गण। तो ये आपके उपहार वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो एक तरीके से अगर हम मैप में देखें तो अगर हम एक रफली स्ट्रक्चर से देखते हैं, अगर हम मैप में देखें तो इसमें आप पे कौन से एरिया आ रहे हैं, ये वाला एरिया, देन ये आपका पूरा आ जाता है, फिर आपका ये जाता है ऐसे आता है और ये ऐसे, ये वाला एरिया आपका पूरा उपहार वाला था, राइट। देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो और ये पड़ोसी देश भी आ गए इसमें, जहाँ आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है प्रेजेंट टाइम में, तब नहीं था। तो ये इतना क्षेत्र था जो इसका उपहार पॉलिसी के अंतर्गत आ रहा था। अब आपका आ जाता है इसके अलावा, एक तो आपकी होगी ये साम्राज्य में मिलाने वाली, दूसरी आपकी दक्षिण पथ की जो राज्य थे उन्होंने समर्पण कर दिया था और उन्हें उन्हीं के द्वारा मतलब वो अपना शासन चला सकते थे, उनके शासन पर उसने कब्जा नहीं किया था। अब आ जाते हैं आपके चौथा जो कि है आपका विवाह वाला, विवाह संबंध स्थापित करना। तो अगर हम ये विवाह वाला रेंज देखते हैं तो ये आपका इधर वाला ये आ जाता है पूरा इधर के क्षेत्र में, जहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे हमें कौन देखने को मिलते हैं, कुषाण वंश। हमें यहाँ पे कुषाण वंश देखने को मिलता है और शक वंश। ये दो वंश हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो डेफिनेटली इन्हीं के वंशज होंगे जिनसे इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह करा है। ठीक है, तो ये इतना आपका हो जाता है कि इसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए किन पॉलिसीज का सहारा लिया है, तो उसकी ये पॉलिसीज हैं। तो ये हो गया आपका समुद्रगुप्त का राजनीतिक पोषण। ठीक है, अभी इसी में राजनीतिक पोषण में अगर हम देखें कि गुप्त काल का पतन हो रहा है, तो गुप्त काल का पतन हो रहा है। तो गुप्त काल का पतन किस तरीके से हुआ है कि स्कंदगुप्त उस टाइम पे शासन में है और इसी टाइम पे हूण जो है वो आक्रमण करते हैं आपका, और इसमें गुप्त वंश हार जाता है और छोटे छोटे जो कह सकते हैं आप राज्य निकल के आते हैं। उन्हीं राज्यों में एक क्षेत्र है या फिर एक स्टेट है जो कि आप छोटा सा क्षेत्र है थानसेन। उसी थानसेन की राजा है हर्षवर्धन, राइट। तो हर्षवर्धन कोई आपका कहते हैं ना नॉर्मली जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है, लेकिन हर्षवर्धन कोई बड़े बेटे नहीं थे। इनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यानी कि इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी और बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी। तो हर्षवर्धन बचे फिर, तो ये राजा बने। तो हर्षवर्धन के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, पॉइंट ये तो आता ही है ना कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उनके बारे में पता कहाँ से चल रहा है। तो हर्षवर्धन के बारे में अगर हम देखें तो इनकी एक हर्ष चरित्र है। ठीक है, इस हर्ष चरित्र भी हमें इनके बारे में पता चलता है। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्ष के काल में काफ़ी विदेशी लोग आए थे, चाइनीज आए थे बेसिकली,
और उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे हैं, तो उन्होंने उसमें हर्ष काल का वर्णन किया है। इनमें नाम आता है स्वांगसाम। इसमें आपके कौन आते हैं? स्वांगसाम। ठीक है, ये अपना वर्णन करते हैं। तो ये हर्षचरित किसकी है? मतलब ये हर्षचरित किसने लिखी है? ये आपके वाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है? इससे हमें एक्चुअली पूरा ये वंशावली के बारे में पता चलता है, इनके पिता और बड़े भाई या फिर ये राजा कैसे बने, इसके बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ ही साथ इसके दरबार में कौन कौन लोग मिलते हैं, उसके बारे में हमें वाणभट्ट अपने हर्षचरित में बताते हैं। तो हर्षचरित में हमें इनकी वंशावली पता चली। इसके साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से करा, मतलब इन्होंने क्या कोशिश करी उसमें। तो होता क्या है कि इनके जो बहनोई हैं, यानी कि हर्ष के जो बहनोई हैं, वो कन्नौज में शासन कर रहे हैं। उसी टाइम पे बंगाल के शासकों ने उन पे हमला किया और जो उनके बहनोई हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हर्ष क्या करता है कि हर्ष कन्नौज पे अपना अधिकार जमाता है, यानी कि अधिकार क्षेत्र में लेता है। साथ ही साथ बंगाल पे आक्रमण करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। तो ये बंगाल पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। उसके बाद हर्ष को लगता है कि अब उसे अपना साम्राज्य और बढ़ाना चाहिए, मतलब खाली इन युद्धों पे आके उसे नहीं रुकना चाहिए। तो वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि साउथ की साइड। तो उसके बाद वो और आगे बढ़ेगा, वहीं तो नहीं रुकेगा ना। अगर आप किसी गेम में नॉर्मली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी गेम में जीत जाते हैं तो आप एक लेवल पे तो नहीं रुकते हैं, आप धड़ाधड़ खेलते जाएंगे जब तक आप खुद नहीं हारेंगे, राइट। तो उसी तरीके से हर्ष का हो रहा था। तो हर्ष रुक नहीं रहा है, उसके बाद वो विजय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बाकी क्षेत्रों पर उतना सफलता नहीं मिलती है जितनी उसे मगध में और आपका ये बंगाल में मिली, राइट। तो अब वो धीरे धीरे नर्मदा नदी को पार करता है और दक्कन की ओर बढ़ता है, यानी कि साउथ की साइड। साउथ के बारे में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी शासक हुए हैं उत्तर साइड में, हर एक शासक का ये रहा है कि वो दक्षिण में जाके अपना अधिकार करे या फिर वहां पे अपना साम्राज्य फैलाए। और दक्कन नीति आप नॉर्मली मुगल एम्पायर में भी देखेंगे कि मुगल काल में भी बहुत इसकी ये एक बहुत मेजर कारण बन गया है उनके पतन का। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? दक्कन की तरफ बढ़ रहा है। साउथ की साइड में मैंने आपको बताया था कि इस हर्ष के समकालीन 2 शासक हैं, जिसमें आपके आते हैं चालुक्य तो अगर हम दक्षिण की साइड पे देखते हैं तो हमें कौन देखने को मिलता है? हमें 2 वंश देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपके हैं पल्लव और सेकंड आपके हैं चालुक्य। चालुक्य में ही कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय हैं। ये पुलकेशिन द्वितीय ही हर्ष को रोकते हैं, ठीक है। वो उन्हें इधर नहीं आने देते, यानी कि दक्कन की साइड नहीं आने देते हैं और हर्ष की हार हो जाती है। इसके बारे में कवि ने अपनी कविता में लिखा भी था कि हर्ष लौटते वक्त हर्ष नहीं रहा। इसका मतलब होता है कि वो खुश नहीं था। हर्ष का मतलब खुश होता है ना, तो इसका मतलब है वो खुश नहीं रहा। तो पुलकेशिन द्वितीय आपके ये चालुक्य वाले वंश में हमें देखने को मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब बात आती है कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है। तो इनके बारे में हमें एक प्रशस्ति मिलती है, जो आपकी प्रशस्ति किसने लिखी है? ये लिखी है रवि कीर्ति ने, राइट। इस प्रशस्ति में हमें चालुक्य के बारे में डिटेल मिलती है, यानी कि चालुक्य वंश के बारे में डिटेल मिलती है। तो अगर हम चालुक्य की राजधानी की बात करते हैं, ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि चालुक्य की राजधानी क्या थी। तो चालुक्य की जो हमारी राजधानी है वो क्या है? वो है ऐहोल। और ये एक व्यापारिक केंद्र था,
शुरुआत में ये एक व्यापारिक केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे ये आपका कन्वर्ट हो गया एक धार्मिक केंद्र में। क्यों? तो आपका जो ये एहोल है वो व्यापारिक केंद्र से धार्मिक केंद्र में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मंदिर बनने लगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ पुलकेशिन द्वितीय बताते हैं कि जैसे कि उन्होंने इनकी वंशावली का वर्णन किया है, तो वो ये बताते हैं कि जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, इनको ये जो शासन है अपना, ये शासन इनको अपने चाचा से मिला था। ठीक है। तो भाई या पापा से नहीं मिला है, इनको शासन अपने चाचा से मिला है। तो हर्ष पे हुए जो आक्रमण के बारे में जानकारी देते हैं वो भी ये रवि कीर्ति ही देते हैं इनकी प्रशस्ति में। इसके साथ ही साथ ये बताते हैं कि जो पल्लव है, जो कि इनके समकालीन, ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड जैसे ऐसे ऐसे आमने सामने जब ये राज्य होंगे तो मतभेद तो होगा ही होगा। तो जब इनमें मतभेद हो रहा है तो आप किसी से लड़ाई करेंगे तो उसके वीक पॉइंट पे करेंगे, या फिर जहां से उसको बहुत प्रॉफिट होता हो। तो राजधानी एक ऐसा पॉइंट रहा है इन सभी का कि किसी को भी आक्रमण करना होगा ना, वो हमेशा राजधानी को टारगेट करेगा। तो इन दोनों में आपस में मतभेद होते रहे हैं, आपस में झगड़े होते रहे हैं, और एक दूसरे की राजधानी को इन्होंने टारगेट करा है। इसके बारे में और साथ बाद में हमें पता मिलता है कि इन पल्लवों के ऊपर पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। ठीक है। और इनको पराजय किया। पल्लव का जो शासक था वो कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाके छुप गया, यानी कि दीवार के पास जाके इन्हें छुपना पड़ा। ये एक तरीके से हार गए। ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के राजों को हरा दिया। लेकिन क्योंकि जब आप लड़ाई करते हैं तो आपकी इकोनॉमिकल स्थिति पे भी तो फर्क पड़ता है ना, आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा। हथियार या फिर सैनिकों की जो हानि होती है, इन सब की भरपाई कहाँ से होती है? तो लड़ाई बेशक आपकी विजय हो, लेकिन आपको हानि हमेशा होगी। तो इसकी वजह से जो इसको हानि हुई, ये जो शासन है बहुत बड़ा नहीं बन सका या फिर बहुत ज़्यादा नहीं फैल सका। तभी उसके बाद इन पे जो आक्रमण होता है वो होता है राष्ट्रकूट का और चोल वंश का। तो जो आपका ये चालुक्य वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं राष्ट्रकूट, और जो आपका पल्लव वाला क्षेत्र है यहाँ हमें देखने को मिलते हैं चोल। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला एरिया है एक्चुअली। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जब हम साउथ की साइड पे जाते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है कि दक्षिण में दो हैं, पल्लव और चालुक्य। चालुक्य में आपके पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को रोका है आगे आने से और हराया है। और बाद में क्या होता है कि इन पे आक्रमण होता है और चालुक्य की जगह पे राष्ट्रकूट आते हैं और पल्लव की जगह पे आपका चोल आते हैं। ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब बात करते हैं कि प्रशासन की, यानी कि समुद्रगुप्त की, यानी कि गुप्त काल के प्रशासन की। राइट। तो इतना आपका ये समुद्रगुप्त के बाद के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा है ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त के टाइम में या गुप्त काल में प्रशासन किस तरीके से था, एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्था किस तरीके से थी, कौन कौन से मंत्री थे, उनके क्या पद के नाम थे। राइट। तो अब इसका जो प्रशासन है या इनके जो प्रशासन है किस तरीके से स्थापित हो रहे हैं, इनको चलाने वाले अधिकारी हैं उनको क्या कहते हैं। राइट। अगर एक नॉर्मली मैं एक ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि गुप्त वंश का जो एक प्रॉपर पार्टीशन किस तरीके से था, वो आपकी बुक में तो नहीं दिया, बट फॉर अ नॉर्मल नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि ये चीज़ें आपकी आगे आएंगी, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा सॉर्टेड रहेगा। तो गुप्त वंश में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपके आते हैं केंद्र, उसके बाद कौन आ रहा है आपका, फिर प्रांत। राइट। प्रांत के बाद आपके आते हैं जिला, और जिला के बाद कौन आता है, तहसील, और तहसील के बाद ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद आपके आते हैं ग्राम। यहीं पे स्थानीय प्रशासन था। ठीक है। ये स्थानीय प्रशासन उस टाइम पे काफी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं स्थानीय बॉडीज में यानी कि लोकल बॉडीज में जो हमें देखने को मिलती हैं, तो आज भी होता है।
तो गांव में जो पैसे वाले लोग होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनके घरों में काफ़ी लोग जॉब करते हैं, उन लोगों की एक अलग इज्जत होती है, राइट। वो कुछ कहते हैं तो लोग उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अभी का माहौल अलग है। उस टाइम पे क्या था कि जो लोग काफ़ी कह सकते हैं कि रिच थे या फिर एक जमींदार टाइप के थे, उन्हीं का एक बोला वाला था गांव में। तो उसी में ही ये जो अपना एक अलग ही स्थानीय प्रशासन उन्होंने स्थापित कर रखा था। तो उसमें अगर हम कुछ नाम आते हैं हमारे, जैसे कि एक बैंक आज के टाइम में भी देखने को मिलता है हमें, उस टाइम पे भी बैंकिंग व्यवस्था हमें इस काल में देखने को मिल रही है। तो जो हमारा बैंकर है या बैंकर से रिलेटेड, बैंकर प्रशासन या कह सकते हैं बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपको पैसा देगा, उस इंसान को नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी, राइट, ये आपका नगर श्रेष्ठी था, या फिर इसको व्यापारी भी कहते थे, यानी कि शहर का व्यापारी। ये भी इसको कहा जाता था। एक हो गया आपका बैंकर। अब दूसरा आपका आता है, दूसरा कौन आएगा आपका? अगर आप व्यापार करते हैं या फिर गांव में एक नॉर्मल एक प्रोसेस होता है कि अगर किसी को व्यापार करना है तो कोई एक इंसान होगा जो सारी डिटेल जानता होगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो लीडर है या नेता है। तो इस टाइम पे व्यापारी का जो नेता होता था, व्यापारियों का नेता कह सकते हैं आप, कि व्यापारियों का एक नेता होता था, और वो नेता क्या कहलाता था आपका? वो कहलाता था आपका सातरवा, राइट। तो गांव है तो गांव की छोटी छोटी ज़रूरतें भी होंगी, ऐसा भी सामान जो गांव में बन सके ताकि उसे लोग यूज़ कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए, यानी कि शिल्पकार का समूह, उन्हें क्या कहा गया है? शिल्पकार को क्या कहा गया है इसमें? प्रथम कुली। ये आपका मुख्य शिल्पकार था, राइट। किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कहा गया है, सारे शिल्पकारों में जो एक प्रमुख है उसका नाम है। ये आपको ध्यान रखना, ये सब लीडरों के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं। इसके अलावा जो लिपिक हैं, यानी कि जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं, उनमें जो प्रमुख हैं उनको कहा गया है कायस्थ। लिपियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कायस्थ। तो इस तरीके से ये एक प्रशासन की व्यवस्था हमें यहाँ पे स्थानीय प्रशासन में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे कुछ अधिकारियों की, जो कि उस टाइम पे उनको क्या नाम दिया गया था, वो बहुत बार क्वेश्चन उन पे बन जाता है, उसको और देख लेते हैं। तो आपके अगर हम कहें प्रशासकीय पद, यानी कि प्रशासकीय पद जो हैं आपके, वो कौन कौन से हैं? देखा, ये प्रशासकीय जो पद हैं आपके वंशागुणत हो गए थे, यानी कि अगर आपके मतलब पिता कोई अधिकारी हैं तो आप भी वो अधिकारी होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका मुख्य न्याय अधिकारी, तो मुख्य न्याय अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑब्वियस ही बात है कि उसे न्याय करना है तो दंड उसके नाम में, पद में जरूर आएगा, तो उसे कहा जाता था महादंडनायक। बहुत इजी है इसको याद रखना। फिर आपका आता है महत्वपूर्ण मंत्री, यानी कि जो राजा के काफी समीप होगा, कुमारामात्य। इसको याद करना हो ना तो कोई भी आप हिस्टोरिकल सीरियल देखते हैं, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कुमारामात्य किसको कहते हैं। मतलब कुमारामात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री रहता है राजा के दरबार का। तो आप इस तरीके से सीरियल के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। विनय स्थिति स्थापक,
कर्णिक, ऐसे और भी हमें पद मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके अभी इस चैप्टर में नहीं दिए गए हैं तो अभी इन पे डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, इन पे हम बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि आपके हर क्लास में इतिहास तो वही रहता है ना, बस उसका थोड़ा बदल जाता है, स्पेस बदल जाएगा कि उसमें आपको थोड़ा और ब्रॉडली पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको उस टाइम पे प्रशासकीय जो पद हैं ये आपको देखने को मिलते हैं, और ये पद बहुत महत्वपूर्ण थे, प्लस ये वंशानुगत भी थे। इनके पिता बनने के बाद बेटे, और बेटे के बाद उसके बेटे, इस तरीके से ये ट्रांसफरेबल थे। इसके अलावा अगर हम दक्षिण की बात करें, यानी कि दक्षिण में क्या था प्रशासन के मामले में, तो वहां पे हमको सभाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन सभाओं को किस किस नाम से बोला गया है, तो एक होती थी आपकी सभा। ये सभा किसको कहा जाता था, तो सभा आपके उस संगठन को कहा जा रहा है जो कि ब्राह्मणों का संगठन है, यानी कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। जो भूस्वामी ब्राह्मण हैं उनका एक संगठन होगा, उस संगठन को ये लोग सभा कहा गया है दक्षिण में। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एक और आता है, एक उर नामक सभा आती है। तो ये उर किसको कहा गया है, कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर क्षेत्र में ब्राह्मण भूस्वामी अवेलेबल हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जिन क्षेत्रों में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं अवेलेबल थे, वहां पे जो सभा होती थी या जिन लोगों से मिलके वो सभा बनती थी, उस सभा को यहाँ पे उर कहा गया है। अब बात आती है कि इन सभाओं का काम क्या था भाई, तो अगर हम ये सभा वाले की बात करते हैं जो ब्राह्मण भूस्वामियों से मिलकर बनी है, ये आपका ब्राह्मण भूस्वामियों से ये आपके ब्राह्मण भूस्वामियों से मिलकर बनी है, राइट। तो ये सभा क्या करती थी कि इस सभा के अंदर पहले उप समितियां भी थी। ठीक है, उप समितियां भी, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सभा के अंदर उप समितियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी अगर वो एक बड़े स्तर पे है तो। ठीक है, तो ये उप समितियों के थ्रू क्या क्या काम करवाती थी, सिंचाई की व्यवस्था करना या सिंचाई की देखरेख करना, उसके अलावा खेती बाड़ी, मतलब उस टाइम पर कृषि एक प्रमुख कह सकते हैं कि रोजगार है, तो लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जो जो चीज़ें नीडेड हैं, उन चीज़ों का देखरेख करना, सड़कों का देखना कि सड़कें कहाँ खराब हैं, क्या कहाँ बननी है, ये देखरेख भी इन उप समितियों के अंदर हो रही थी। उसके साथ ही साथ मंदिरों की देखरेख भी यही लोग कर रहे थे, ये सभाएं ही करती थी। इन दो के अलावा आपका एक संगठन और मिलता है, वो है आपका नगरम, राइट। अब ये जो तीनों सभाएं हैं, इन तीनों सभाओं पे कौन नियंत्रण करेगा, जिसके पास पैसे होंगे। तो जो भी उच्च वर्ग है या फिर जो उच्च लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियली एक स्टेटस है, वो लोग इन तीनों सभाओं को अपने नियंत्रण में रखते थे। अगर हम एक नॉर्मली प्रशासन में एक चीज़ देखें, तो जैसे आपकी ये सभाएं हैं या फिर आपकी ये मंत्री हैं, या स्थानीय प्रशासन में हमने जो वर्ग देखे हैं, तो उनको अगर हम ध्यान से दें तो ये लोग ही धीरे 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 और पैसे वाले जैसे होते गए हैं, या कह सकते हैं कि समृद्ध जैसे होते गए हैं, यही लोग आगे जाकर सामंत के रूप में बदले हैं, राइट। राजा एक सेना के रूप में एक ऐसा वर्ग रखता था ना, इन लोगों के पास अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सेनाएं होती थी जो ये सुरक्षा के लिए यूज में रखते थे। उसके अलावा ये इन सेनाओं को जब राजा को युद्ध में ज़रूरत पड़ती थी तो तब भी देता था। और इन जो सेना थी, इनका खर्चा कैसे चलता था, जो कि इन्हें भूमि दान मिलता था, या फिर जो इनके पास भूमियाँ थी जो राजा इन्हें उपहार स्वरूप दे रहा था भूमियों से, उसके राजस्व से ये उस सेना का खर्चा करते थे, राइट। अब क्योंकि इनके पास सेना भी है और इनका अपना एक कह सकते हैं कि एक क्षेत्र पर नियंत्रण भी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन है और इस तरीके की सभाएं हैं, तो इसके अंडर में काफ़ी लोग आ रहे हैं ना, उनके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यही लोग स्वतंत्र होते चले गए और इन्होंने राजा से कह सकते हैं आप कि, और इन्होंने राजा का समर्थन नहीं किया या फिर उनसे झगड़े किए,
और ये लोग एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरे, राइट। तो ये धीरे धीरे सामंत की जो एक सामंत व्यवस्था है, एक तरीके से इसकी नींव कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पे नींव डलने लगी थी। क्योंकि देखा जाए तो सामंत हमें 6वीं शताब्दी के आसपास हमें मिलता है, लेकिन इस स्टेज पे नहीं मिलता। हमें जो स्टेज हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है ये काफ़ी उच्च है। तो यहाँ से सामंती वर्ग बहुत तेजी से बढ़ेगा, राइट। अब आपका आ जाता है एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन कि उस टाइम पे लोग कैसे थे, इसके बारे में हमको क्या पता लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि अब हमने क्या देख लिया, राजनीतिक स्थिति देख ली, प्रशासन देख लिया, अब उस टाइम पे लोग कैसे थे ये भी देखना जरूरी है। या फिर कह सकते हैं कि आम लोग अपना जीवन किस तरीके से चलाते थे। तो अगर हम आम लोगों के जीवनों की बात करें कि उनकी झलक हमें किन चीज़ों में मिलती है या फिर उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, क्या स्रोत हैं, तो इसमें आपका एक कालिदास का नाटक है जो काफ़ी फेमस है। इसमें आपका कालिदास का नाटक आ जाता है। तो कालिदास का कौन सा नाटक आता है, तो इसमें आपके कालिदास के नाटक आते हैं। इन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं और इसमें आपका जो सबसे फेमस है वो कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम आपका ये सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें दुष्यंत की और शकुंतला की कहानी हमें देखने को मिलती है। तो इन्होंने कई नाटक लिखे और नाटकों में इन्होंने एक चीज़ दर्शाई कि जो राजा होता था वो संस्कृत भाषा बोल रहा है, उसके अलावा जो आम लोग हैं वो प्राकृत भाषा बोल रहे हैं। तो भाषा में भी एक अंतर हमें देखने को मिलता है आम लोगों से और राजा की भाषा में, दोनों भाषा में हमें अंतर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपके बुक में एक बॉक्स वहीं पे दिया गया है जिसमें एक मछुआरे की कहानी दी गई है जिसमें उसका अपमान करा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें उस टाइम पे देखने को मिल रही हैं। इसी के अलावा कालिदास के नाटकों के अलावा हमें एक और सोर्स है जो कि है आपका फाशियन का तीर्थयात्री थे ना ये, इनका यात्रा वृत्तांत। इसमें हमको देखने को मिलता है कि ये हमको बताता है कि एक वर्ग ऐसा भी था जिसकी स्थिति बहुत खराब थी। मतलब उच्च वर्ग के लोग उससे अगर छू भी जाते थे तो अच्छा नहीं मानते थे। कह सकते हैं कि अछूत वर्ग का वर्णन इसने किया है। ये हमें अछूत वर्ग के बारे में बताता है। इसके बारे में ये बताता है कि मतलब उच्च वर्ग के लोग इनसे काफ़ी दूर रहते थे। साथ ही साथ जब ये जाते थे कहीं पे तो इन्हें एक ढोल या फिर किसी भी चीज़ से, लकड़ी से या मारना होता था, आवाज़ करनी होती थी पर्टिकुलर बेसिकली, ताकि एक आवाज़ उनकी वो आवाज़ से लोगों को ये पता चले कि ये लोग आ रहे हैं और लोग इनसे अपने आप को छूने से बचा सके। तो फाशियन जो है एक कह सकते हैं कि समाज की एक काफ़ी सामाजिक जो हमारी इस टाइम की जो सामाजिक स्थिति है उसका वर्णन करता है और बताता है कि उस टाइम पे अस्पृश्यता मौजूद थी, राइट। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा आपके अगर देखा जाए तो बुक में खाली एक राजा की सेना की एक कहानी है कि जब सेना गुजरती थी तो क्या क्या नुकसान हो जाता था, तो वो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। उसमें समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा, देन ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। बाकी इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका वो लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।